क्योंकि सरकार में ऐसे नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। तो क्या ये मुख्यमंत्री महोदय को अंडरमाइन करने की कोशिश उन्हीं के एलाइज में से कोई कर रहा है क्या? इस पे आप विचार कीजिए। घटना के समय कहा कि पुलिस की वजह से घटना हुई, ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, ये पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री करते कि वो पूर्व नियोजित है। तो ये जो अलग अलग स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं, इसके पीछे कौन है? तो सरकार ही है, ये स्पष्ट होता है। क्योंकि सरकार में ऐसे नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है। तो क्या ये मुख्यमंत्री महोदय को अंडरमाइन करने की कोशिश उन्हीं के एलाइज में से कोई कर रहा है क्या? इस पे आप विचार कीजिए। बिल्कुल, हमने सबने मांग की है कि रास्तों में जो घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, जो करप्शन है, उसकी जांच ईओडब्ल्यू से हो और विधायकों की भी कमेटी बनाई जाए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो सारे मुंबई के सम्मान्य सदस्य, सारे विधायक मुंबई के यही सवाल उठा रहे थे जो मैं पिछले 2 सालों से उठा रहा हूँ। मैंने तो 15 जनवरी 2023 को ये रोड स्कैम एक्सपोज भी किया था, आप ही के माध्यम से लोगों के सामने लाया था कि रोड्स का पूरा टेंडर ये पूरा एक स्कैम है, 6080 करोड़ का स्कैम है। कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दिया गया है, कैसे दिया गया, कितने पे दिया गया, क्या एस्टिमेट था और क्या कितने % अबव में ये काम लिया गया है, ये सारी बातें पारदर्शिता से मैंने आपके सामने रखी थी। लेकिन सरकार तो यही बोलते आई थी कि 2 सालों में मुंबई के सारे रास्ते स्मूथ हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, सच की बात होनी चाहिए। और अगर कोई भी आपको कहे कि 1 साल में 2 साल में मुंबई जैसे शहर हो, दिल्ली हो, पूना हो, किसी भी शहर के खड्डे ये गायब कर सकते हैं, तो वो आदमी, वो राजकीय नेता आपसे झूठ बोल रहा है। सही बात बोलो, लोग समझ जाते हैं, लेकिन झूठ पे झूठ आते रह रहा है और इसमें स्कैम होते गया। ये आज सारी तरफ से, यानी सिर्फ विरोधी पक्ष से नहीं, लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष है उनके भी विधायकों ने यही बात हमारे सामने रखी है और यही बात मैं दोहराते आया हूँ, बार बार कहते आया हूँ। मेरी तो ये मांग है कि तब के मुख्यमंत्री जो घटना बाए थे उन पे, तभी के यूडी मिनिस्टर जो स्वयं मुख्यमंत्री थे, एमसी हो, सारे लोगों पे ईओडब्ल्यू की जांच होनी चाहिए और उसी के साथ विधायकों की कमेटी से भी जांच होनी चाहिए। आदित्य जी मैंने तो स्पेसिफिक पूछा था कि एडवांस मोबिलाइजेशन दिया है कि नहीं, क्योंकि मुंबई में कभी भी प्रथा नहीं थी, परंपरा नहीं थी एडवांस मोबिलाइजेशन देने की। 10% के जो एडवांस मोबिलाइजेशन दिया जाता है वो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है। कहीं नया हाईवे बन रहा हो, कहीं नया टनल बन रहा हो, तब दिया जाता है। मुंबई जैसे शहर में कभी भी एडवांस मोबिलाइजेशन की ना जरूरत है ना जरूरत रहेगी, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। जहाँ रास्ता है उसी को आप ठीक करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड लागू करने के बाद बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि अब इतिहास में मुगलों का शासन, मुस्लिम सुल्तानों को जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ हम अपना भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। आपको लगा इस प्रासंगिक 10 साल से यही बात करते आएंगे, करेंगे कब? हर चुनाव इसी पे लिया जा रहा है। लेकिन एक बात है, इतिहास के बारे में बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन भविष्य के भी बारे में बात कीजिए। और अगर आप शिक्षण व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात 2019 से चल रही है, 2020 में वो लाए गई, तब से लेके अभी तक कितने राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है? क्यों नहीं महाराष्ट्र ने इम्प्लीमेंट किया? सीबीएसई बोर्ड का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने भी हमारे जो बीएमसी स्कूल्स है उसमें सीबीएसई बोर्ड लाया था, आईसीएसई बोर्ड लाया था, आईबी बोर्ड लाया था, आईजीसीएसई बोर्ड लाया था, उसी के साथ एसएससी बोर्ड था। मेरी ये भी मांग है और मान्यता भी है, मैं ये भी मानते आया हूँ कि हर एक राज्य में जो अपनी मातृभाषा है उसे भी प्राधान्य दिया चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो, आसाम में आसमी हो, केरल में केरली हो, उसी के साथ जो कोई भाषा, जितनी भाषा सीखना चाहता है, स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सब करते हुए मेरा यही प्रश्न है कि आज जो सडनली सीबीएसई की घोषणा हुई है और अभी ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होती है बातें। हमने जब यशस्वी तौर पे ये करके दिखाया था बीएमसी में, उसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाना चाहिए। क्योंकि टीचर्स जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, प्राध्यापक है, उनकी भी जो मानसिकता होती है एक बोर्ड में पढ़ाने की होती है, उनको ट्रेनिंग उसी बोर्ड में दिया जाता है। अगर उन्हें आईसीएसई बोर्ड में लाना है, सीबीएसई बोर्ड में लाना है, बिना उन्हें वहां से निकालते हुए उन्हीं टीचर्स को अगर लाना होगा, और उन्हीं टीचर्स को लाना भी चाहिए, तो वो करते हुए फिर आप उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग में लाइए, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाइए और फिर उसी सिलेबस के साथ अलाइन करके उस शिक्षा व्यवस्था में लाइए। पेरेंट्स को भी उतना मौका मिल जाएगा कि आगे की जो प्लानिंग है उसे करने के लिए विद्यार्थियों को भी मिलेगा।
सबके सामने आना चाहिए, लेकिन अब इसमें बांग्लादेश कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो सोशल मीडिया पोस्ट किए गए तो उसके आईपी एड्रेस जो है वो बांग्लादेश के मिले हैं। क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, इसमें बहुत सारी एक कंस्पिरेसी भी दिख रही है। ये कल मैंने बात की थी, इसमें कोई डीप स्टेट की व्यवस्था है क्या? क्योंकि ये जो बातें हो रही है, अगर आपने देखा होगा कल आरएसएस ने भी खंडन किया है और उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई 300 साल पहले 400 साल पहले उसके ऊपर दंगे होना, अगर एएसआई को वो कब्र खोदनी है तो वो तो अधिकार केंद्र सरकार का है ही, लेकिन दंगे करवाना, और कहाँ किए इन्होंने दंगे? नागपुर में किए। छत्रपति संभाजी नगर से कितना दूर है नागपुर? वो भी किसी के होम स्टेट में किए, किसी के होम सिटी में किए, तो गडकरी साहब के जिले में किए। सीएम खुद जहाँ से आते हैं उसी जिले में किए, उसी शहर में किए। आरएसएस का मुख्यालय उधर किए। 1 महीने पहले जो मुख्यमंत्री महोदय डावोस जाते हैं, सभी का स्वागत करते हैं कि हमारे राज्य में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, टूरिज्म बढ़ाइए। अगर हमारे राज्य में दंगे बढ़ेंगे, अगर हमारे राज्य में ये कम्युनल वायलेंस हो जाएगा, अगर हमारे राज्य में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घड़ेगी, तो फिर असर किस पे होगा? इन्वेस्टमेंट पे होगा, असर पर्यटन पे होगा। ये डैमेज किसको करता है? किसकी इमेज को करता है? सीएम की इमेज को करता है, क्योंकि वही स्वयं गृह मंत्री भी है। हम यहाँ पोडियम पे किसको सवाल पूछेंगे? सीएम को पूछेंगे, क्योंकि होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के खाते में है। तो अगर ऐसी बात है तो कोई ना कोई सरकार में ऐसा है क्या कि जो मुख्यमंत्री को अंडरमाइन करना चाहता है? ये बात भी लोगों के सामने आनी चाहिए। देश की जो सरकार है, जो खुद को विश्व गुरु स्वयंभू बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ अलायंस में जो पार्टी आज सत्ता में बिहार में है, राष्ट्रगान का अपमान करने वाले को भी वो लोग गले लगा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गलती तो भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार की है। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि वो वॉशिंग मशीन में होने की वजह से उनको सब कुछ माफ नरेंद्र मोदी के सरकार की तरफ से है, और इसलिए ये सब चीजों पे बहुत बातें करना, मुझे लगता कि इस पे कोई केंद्र की सरकार कुछ कार्रवाई करेंगे ऐसे मुझे नहीं लगता। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है, जो सोशल मीडिया पोस्ट किए गए थे, कई सारे आईपी एड्रेस जो है बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। एक बार फिर बांग्लादेश के जरिए दंगा भड़काने की कोशिश सामने साजिश नजर आ रही है। देखो, मूल सब्जेक्ट है आज हमारा अंतिम 8वां प्रस्ताव है, उसमें राज्य के कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा भी है। महाराष्ट्र में जब से ये सरकार आई उसमें कई घटनाएं हुई। इसके पहले की एकनाथ शिंदे की सरकार थी, उस समय भी घटना हुई। बदलापुर की घटना, जो 5 साल के बच्चियों को उनके ऊपर शारीरिक अत्याचार करने का काम करने वाली जो संस्था थी, जो बीजेपी की थी, और असली आरोपी को छुपाने के लिए, असली आरोपी को बचाने के लिए जिस तरह राज्य के सरकार ने अक्षय शिंदे को इनकाउंटर कर पुलिस के माध्यम से मरवाया, उसके बारे में माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिसों के ऊपर कार्रवाई करने को बोला गया था। सरकार पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है कि जो पुलिस को अक्षय शिंदे का इनकाउंटर करने को लगाया गया था, वो मुंबई में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी थे। सरकार में बैठे हुए सरकारी जो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, वो उसमें इन्वॉल्व है। और इसलिए इस तरह की जो वारदातें पुलिस के माध्यम से जो करने का काम जो किया जाता है, उसका जवाब आज हम लोग सरकार से पूछेंगे। जैसे आज आपने देखा होगा कि सोमनाथ सूर्यवंशी का भी मामला जो सामने आया है, हमने उस समय में भी कहा था कि पुलिस के कोमिंग ऑपरेशन में सोमनाथ सूर्यवंशी की मृत्यु हुई है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि उनको दमा की शिकायत है और दमा के वजह से वो एक्सपायर्ड हुए हैं। तो आज तो सही बात सामने आ गई। पुलिस के मार के वजह से एक पिछड़ी जाति के लॉ के स्टूडेंट के बच्चों का सरकार ने
गला घोट दिया, उसको मार दिया, ये स्पष्ट हो चुका है। रहा नागपुर का इशू है, अब सरकार ने वो घटना को अमल में लाया था जो हमने शुरुआत में कहा था। जब ये घटना की शुरुआत हुई, जो बजरंग दल के जो लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, उन्हें जो औरंगजेब का जो प्रतीकात्मक जो समाधि बनाई थी और उसके ऊपर एक पवित्र जो चादर जो रहती है मुस्लिम धर्म की, वो उसके ऊपर रखकर उसको जलाया। उस समय वहां पुलिस थी। अगर पुलिस ने उस प्रतीकात्मक वो समाधि को उठा लिया रहता और उसको जलाया नहीं रहता, जलाने नहीं दिया रहता, तो ये घटना हुई नहीं रहती। तो इसका मतलब है कि पुलिस के माध्यम से और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के माध्यम से वो दंगल घड़ाई गई थी, ये उसका मतलब होता है। और वो बात आज हम लोग विधानसभा में रखेंगे, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान झगड़ा कर आप सभी मुसीबतों का अगर इलाज करना हो तो हिंदू मुसलमान करो, यही अब बीजेपी की मानसिकता होगी, तो ये कदापि नहीं चलेगी। देश के लोगों को तोड़कर अगर राजनीति बीजेपी करना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, तो कांग्रेस कदापि इसको मान्य नहीं करेगी। नागपुर हिंसा का सच सामने आया है, इसके लिए आप सुभाष सिंह मांग कर रहे हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, इसकी जांच की जानी चाहिए, आप ये मांग करते हैं? क्योंकि सैफ अली खान वाले मामले में देखो, सैफ अली खान के भी इसमें जो लाया गया था, ये भी एक मनगढ़ंत कहानियां थी, मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी। आज सरकार के आंग पर ये सब मामला नागपुर का आ रहा है। मैं खुद वहां से सांसद भी लड़ा हूं, मुझे नागपुर की जनता से मैं वाकिफ हूँ। नागपुर की जनता ये सब धर्मवाद के आधार पर उनका कभी भी लड़ाई नहीं हुई आज तक इतिहास में, लेकिन जिस तरह से इनको ज्यादा बहुमत मिलने के आधार पर ये जो लोगों में दहशत निर्माण करना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है कि नागपुर में जो घटना हुई वो सरकार प्रायोजित थी। और अब सरकार उसमें कुछ रास्ता निकालना है तो कभी पाकिस्तान बात करेंगी, कभी बांग्लादेश बोलेंगी। सब मनगढ़ंत कहानियां सरकार बना रही है। मैंने जो वास्तविकता पहले रखी है उसके ऊपर पुलिस ने क्यों नहीं रोका, ये सबसे बड़ा इश्यू हमारा है। सवाल ये है कि अरे मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मेरा जवाब तो सरकार दे। अगर सरकार तुम होने के बाद अगर सरकार ने समय के आधार पर पुलिस के हाथ से वो प्रतीकात्मक जो हरी चादर वाली चीज उठा के बाहर रख दी गई रही थी और उसको जलाया नहीं रहता तो घटना ही नहीं होती। इनके मंत्री खुद जब से मंत्री बने हैं ये सरकार में, तब से ये लोग बार बार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। तो घटना सरकार तुम्हारी है, राज्य में सरकार तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है। और अब कितने साल तुम कांग्रेस के ऊपर आरोप करोगे? 12 साल की सरकार हो गई तुम्हारी राज्य और केंद्रों की। तो ये सरकार के रहने के बाद अभी भी तुम कांग्रेस को कटघरे में खड़े करोगे तो लोग इतने बेवकूफ पागल नहीं है कि तुम्हारी बात को सच मानेंगे। नागपुर से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आज जुम्मे की नमाज अदा की गई वहाँ पे, जहाँ पे 300 से 400 लोग नमाज के लिए आया करते थे, मुश्किल से 3 या 4 लोग उसी इलाके में आए हैं। तो एक खौफ का माहौल है। वहाँ के मौलवी कहते हैं, आगे के लोग कहते हैं कि जहाँ लोग भाईचारे से रहे थे, लेकिन आज सारा जो ताना बाना वो टूटा हुआ है। लेकिन मौलवी साहब ये भी कहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि चादर जो थी आयतों वाली वो जलाई गई, वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। 2 सवाल, एक तो लोग ही पहुँच रहे हैं नमाज में, एक खौफ है, और दूसरा है। देखो, पुलिस कमिश्नर नागपुर और इनके विधायक जो है वो नागपुर के महापौर रह चुके हैं और अब विधायक है प्रवीण दटके। उसने खुद घटना के समय कहा कि पुलिस के वजह से घटना हुई, ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, ये पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री करते कि वो पूर्व नियोजित है। तो ये जो अलग अलग स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं, इसके पीछे
कौन है, तो सरकार ही है, ये स्पष्ट होता है।